हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज का वेबिनार हम शुरू करते हैं। आज का वेबिनार हम क्यों कर रहे हैं, ये तो सबसे पहला एक क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए। जैसे मैंने टाइटल में कहा कि मेहंदी रिलेटेड है, थोड़ा चिट चैट करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करेंगे, और इसीलिए मैंने अपनी स्टोरी के ज़रिए पूछा भी था कि आप लोगों को कुछ सवाल पूछने हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैंने सवाल पूछा, बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे भी, तो जब मैं पहले ये क्वेश्चन आंसर करती थी ना, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल मेहंदी रिलेटेड आते थे कि मेहंदी की पेस्ट कैसे बनानी है, कौन कैसे स्टोर करने हैं, ऑयल कौन सा यूज़ करना है, मेहंदी के कोन को स्टोर कैसे करना है, डिज़ाइन कैसे बनानी है, स्पीड कैसे करनी है। इन शॉर्ट सारे सवाल जो है ना, वो मेहंदी से रिलेटेड होते थे। अब जब मैंने ये क्वेश्चन आंसर किया, टू माय सरप्राइज सारे के सारे सवाल बिजनेस, सोशल मीडिया, कस्टमर ग्रोथ और उसी टॉपिक से रिलेटेड थे। तो अब ये वेबिनार का टॉपिक तो मैंने रख दिया कि मेहंदी रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स, लेकिन सवाल जो मेरे पास आए हैं वो सारे के सारे बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड है। तो जो पब्लिक की डिमांड है, बात उसी पे होगी। लगता है ये सारे सीन से एक अंडरस्टैंडिंग ये हो रही है कि दो सिचुएशन हो सकती है। या तो आप सबको मेहंदी अच्छी तरह से आ गई है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, गुड न्यूज़ अगर ये सिचुएशन है तो, और इसलिए आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। या दूसरा सीन ये हो सकता है, नॉट सो गुड न्यूज़, कि आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस ग्रो कर लेते हैं, मेहंदी अपने आप आ जाएगी। अगर ये सेकंड सिनारियो है तो जैसे मैंने कहा, नॉट सो गुड न्यूज़, क्योंकि अपना कस्टमर, अपनी सर्विस, अपनी क्वालिटी, अपना कंटेंट, अपनी प्रोडक्ट परफेक्ट होगी तो कस्टमर और ऑडियंस अपने आप आ जाएंगे। तो चलिए, मैं मानती हूँ कि यहाँ पर सिनारियो फर्स्ट सिचुएशन है। कितने लोगों ने ये सवाल किया कि मेहंदी आती है, इंक्वायरीज भी आती है। मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगी क्योंकि मैंने यहाँ पर अपना लिस्ट तैयार करके रखा है। जो भी सवाल मुझे मिले हैं उसके ऊपर से मैंने अपना एक लेआउट बनाया है कि किस तरह से मैं बात को कहाँ से कहाँ ले जाना चाहती हूँ, वरना मैं तो बहुत ही फेमस हूँ बात को ऑफ ट्रैक करने के लिए। शुरू कहाँ से करती हूँ, पहुँच कहीं और जाती हूँ। तो इसीलिए मैंने अपने पॉइंट्स तैयार किए हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि कॉन्फिडेंस की कमी है। मेहंदी आती है, कस्टमर के कॉल्स भी आते हैं, लेकिन कस्टमर के साथ बात कैसे करनी है, ये कॉन्फिडेंस नहीं आता है। कॉन्फिडेंस कैसे लाना चाहिए? मैं ये मानती हूँ कि कोई भी चीज़ प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होती है। कॉन्फिडेंस भी प्रैक्टिस से ही परफेक्ट होता है। जब मैं खुद नई नई थी इस इंडस्ट्री में, जब कोई मुझे कॉल करता था मेहंदी के ऑर्डर्स के लिए, तो मैं खुद भी लो कॉन्फिडेंट फील करती थी, क्योंकि ये काम मैंने कभी किया नहीं है, कस्टमर के साथ कभी डील नहीं किया है अपनी लाइफ में। कौन क्या चार्ज कर रहा है कुछ भी मुझे मालूम नहीं था। तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं कस्टमर को बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही हूँ। कई बार मुझे ऐसा लग रहा था काम करने के बाद कि मैंने कस्टमर को बहुत कम चार्ज कर दिया। तो ये मेरा प्रॉब्लम हुआ करता था। तब मैंने अपने आप को एक सिचुएशन में डाला, अपने आप को कस्टमर के रूप में ढाला, और एज ए कस्टमर मैंने थोड़ा मार्केट का सर्वे किया कि एक्चुअली में मार्केट में सप्लाई डिमांड क्या है, क्या ऑफ़र है, अगर कोई ज़्यादा चार्ज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अगर कोई कम चार्ज कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और मैं इस सारे सीन में कहाँ पर फिट होती हूँ। क्योंकि अगर आप नए हो तो आपको मार्केट में एंटर होना है। कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे पहले
एज अ कस्टमर आप जब अप्रोच करोगे किसी बिजनेस को तो क्या क्या सवाल करोगे, तो वो सेट्स ऑफ क्वेश्चंस आप लिख के रख लो, एक बना दो सेट ऑफ क्वेश्चंस कि आप एज अ कस्टमर क्या क्या पूछोगे, कि आपकी सर्विसेज क्या है, आपके चार्जेस क्या है, आप किस तरह से डिज़ाइन करते हो। एज अ अगर मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पे आपको कॉन्फिडेंस लाना है, तो मैं मेहंदी आर्टिस्ट हूँ तो उसी सीन को लेकर सारी बात मैं डिस्कस करूँगी। तो एज ए कस्टमर आप जो भी सवाल बिजनेस सामने वालों को पूछोगे, वही सारे सवाल का आप एक लिस्ट बना दो। अब अपने आप को रोल रिवर्सल में लाओ कि एज ए बिजनेस आप उस सवाल के किस तरह से जवाब दोगे। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप अगर उसको रिहर्स कर दोगे तो एक प्रोसेस आपकी आ जाएगी। ये बिल्कुल बहुत ही बेसिक प्रोसेस होगी शुरुआत के लिए, क्योंकि बाकी का सब कुछ है ना, वो आप एक्सपीरियंस के साथ ही सीख पाओगे, क्योंकि हर एक कस्टमर की क्वेश्चनर डिफरेंट होगी, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, उनकी डिमांड डिफरेंट होगी। तो जैसे जैसे वो आप एक्सपीरियंस करोगे, धीरे धीरे आपको उनके जवाब भी आने लगेंगे। सो इन शॉर्ट, ये पूरा एक्सपीरियंस आप जब लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एटलीस्ट आप 10 to 20 कस्टमर को हैंडल करोगे ना, ऑटोमेटिक फिर भी प्रोसेस में आप आ जाओगे। फिर नींद से कोई आपको उठाएगा ना, तो आप वही सवाल के जवाब रट्टा मारे हुए, वो तोता होता है ना जो बोलता रहता है, बस वही तरह आप रट्टा मारोगे। और वही आंसर्स को आप एज अ मैसेज भी टाइप करके रख सकते हो कि अपना एक प्राइस लिस्ट बना दिया। अब आप लोग पूछोगे कि प्राइस लिस्ट किस तरह से बनाना है, इसका प्रोसेस मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कई बार लोग मुझे फोटोग्राफ्स भी भेजते हैं और पूछते हैं कि मैं इसका क्या चार्ज करूं। मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मेरा जो लेवल है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ पर सिचुएटेड हूँ, पूरा सेटिंग जिस तरह से मेरे पास है, तो मेरे चार्जेस अगर मैं बोलूँगी कि मैं इतने लेती हूँ एज ए न्यू आर्टिस्ट, और बेस्ड समवेयर जहाँ पर ऑलरेडी बहुत सप्लाई है, आप वो सेम चार्जेस नहीं ले सकते। तो इसीलिए आता है मार्केट सर्वे। तो पहले अपना प्राइस लिस्ट बना दो, प्राइस लिस्ट पूरा लिख के रख लो। आपके जो क्वेश्चंस आंसर आपने प्रिपेयर किए हैं, कि जो भी हो, जैसे मैं अपने कस्टमर को हमेशा पूछती हूँ कि आप रेफरेंस मुझे भेज दीजिए, आपको किस तरह की डिज़ाइन चाहिए। अगर आपको मेरा वर्क देखना है तो मैं अपना वर्क भी भेज देती हूँ, मैं उनसे भी मंगवाती हूँ डिज़ाइन, क्योंकि मुझे बहुत क्लियर आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली उनको चाहिए क्या। तो ये एक प्रोसेस आप बना लो। जो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है वो नोट्स में, अगर आपका एंड्रॉयड का फ़ोन है तो उसमें भी टेक्स्ट मैसेज सेव करने के लिए कोई प्रोसेस होगी, तो उसमें सेव कर लो, ताकि जब भी आप किसी को भी आंसर दो ना, तो एक यूनिफॉर्म आंसर हो। ऐसा नहीं कि इसको इतना बता दिया, उसको उतना बता दिया, और आपकी भी एक क्लैरिटी आ जाए। तो ये प्रोसेस आप बार बार करोगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि हम क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं, काम शुरू करना चाहते हैं, तो कस्टमर को कैसे अर्न करें। आई थिंक इन शॉर्ट, कस्टमर किस तरह से लाए। अब ये फॉर्मूला किसी के पास भी होती तो कोई भी बिजनेस स्ट्रगल नहीं करता। ये एक प्रोसेस है कि कस्टमर कैसे लाए। अब ये कोई सीक्रेट फॉर्मूला भी नहीं है, और ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता दूंगी और आपके पास कस्टमर आना शुरू हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको आपके काम के ऊपर फोकस करना है। जब हमने शुरुआत की थी, सोशल मीडिया नहीं था, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था। अब सोशल मीडिया की वजह से एटलीस्ट आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने काम को डेमोस्ट्रेट कर सकते हो। स्टूडेंट्स और कस्टमर को किस तरह से पाना है, उसके लिए आपको पहले अपने काम को परफेक्ट करना पड़ेगा, और वो आपको सोशल मीडिया पर रखते रहना पड़ेगा। अब कई लोग का ये मानना है कि सिर्फ हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पर अपना काम रखेंगे तो हमें कस्टमर मिलने लगेंगे। ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं,
तो मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करने वाले मेरे कस्टमर सर एज अ सर्विस प्रोवाइडर कितने हैं? आपने कभी भी अपने ऑडियंस का सर्वे किया है कि आपके ऑडियंस में से आपके जो फॉलोअर्स हैं उसमें से आपके कस्टमर कितने हैं? सरप्राइजिंगली बहुत कम होंगे। मेरा जो अकाउंट है हैना आर्ट पैशन, मेरा पर्सनल अकाउंट, अगर मैं वहाँ पर देखती हूँ तो जिनको मैं मेहंदी लगा रही हूँ ना, उसमें से मेरा कोई कस्टमर नहीं है। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। फिर भी मेरा एक कस्टमर बेस है, लेकिन वो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स नहीं है। ज़्यादातर मेरे फॉलोअर्स कौन है? मेरा ऑडियंस है, जिनको मेरा काम पसंद आता है, जिनको मेरी बातें पसंद आती है, जिनको मुझे कुछ रिलेटेबल वो लोग फील करते हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं क्लासेस दे रही हूँ या प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ तो डेफिनेटली मेरे कस्टमर, मेरे फॉलोअर्स होंगे। तो ये दो डिफरेंट बातें हैं कि आप सर्विस प्रोवाइडर हो, आपके पास प्रोडक्ट है, आप कौन से बिजनेस फॉर्मेट में आते हो, उस हिसाब से आपको अपने ऑडियंस का एनालिसिस करना पड़ेगा। और ज़्यादातर हमारे ऑडियंस में हमारे कलीग्स होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं जो हम पर वॉच रख के बैठे हैं, या फिर हमारे एडमायरर होते हैं, या फिर फैमिली और फ्रेंड्स होते हैं। तो पहले अपने ऑडियंस को एनालिसिस करो। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ आपका ऑडियंस ही आपका कस्टमर बेस है। अगर आपके वीडियोस को व्यूज़ मिलेंगे, आपकी पोस्ट को व्यूज़ मिलेंगे, तभी आपको बिजनेस मिलेगा, ये बात सच्ची नहीं है। ये सोशल मीडिया आपको हेल्प तब करेगा जब आपको कोई कस्टमर अप्रोच करता है, उनको आपका काम देखना है, उनको आपका ऑथेंटिसिटी देखना है, तब वो जाके आपके सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म के बारे में पूछेंगे। आप उनको देते हो, वो जाके स्टडी करते हैं, तो उनको एक आइडिया आ जाता है कि वो कौन से बिजनेस के साथ डील कर रहे हैं। इसीलिए आपका सोशल मीडिया नीट एंड क्लीन एंड प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए सोशल मीडिया के ऊपर फोकस डालना ज़रूरी है। अब मेरा मानना ये है कि मुझे बिजनेस की सबसे ज़्यादा इंक्वायरी सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से नहीं, लेकिन दूसरा एक प्लेटफॉर्म है गूगल बिजनेस पेज, वहाँ से मुझे ज़्यादा इंक्वायरी आती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करूँगी, क्योंकि आज तक इसके बारे में मैंने कभी भी किसी को बात करते नहीं सुना है। हर कोई आपको रील कैसे बढ़ानी है, ग्रोथ कैसे करना है, व्यूज़ कैसे लाने हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। लेकिन रियल बिजनेस, अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हो और सर्च करते हो मेहंदी आर्टिस्ट के तौर पे, तो आपको अपने एरिया में मेहंदी आर्टिस्ट कौन है वो आपको सर्च करना हो एज ए कस्टमर, तो आप कैसे सर्च कर पाओगे? इंस्टाग्राम पे डिफ़िकल्ट है, राइट? लेकिन आपको अगर वही सर्च गूगल पे करनी है तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट मिलता है सर्च का। तो इसीलिए गूगल बिजनेस पेज आपका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई आपके बिजनेस को सर्च करता है, अगर कोई गूगल पे जाके सर्च करता है कि मेहंदी आर्टिस्ट इन सिंगापुर, तो मेरा नाम आएगा, टॉप 10 में आएगा। मैंने जाके सर्च नहीं किया है, और शायद मैं सर्च करूँगी तो मुझे ही अपना नाम पहले दिखाई देगा। तो एग्जैक्टली आप जब अपना बिजनेस रजिस्टर करते हो, उसका गूगल बिजनेस पेज बनाते हो, तो अगर कोई जाके जिसको मेहंदी आर्टिस्ट की ज़रूरत है आपके एरिया में, आपकी सिटी में, और वो सर्च करते हैं, तो आपका नाम पॉपुलेट होगा, और वो सर्च में आने की वजह से आपको इंक्वायरी ज़्यादा आ सकती है। एटलीस्ट मुझे मेरे गूगल के बिजनेस पेज से बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आती है। तो अगर कुछ करना है, अगर ये इस वेबिनार से आपको कुछ टेक करना है, तो मैं बताऊंगी कि सबसे पहले आप अपना गूगल का बिजनेस पेज ओपन करें। गूगल के ऊपर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर करो। बहुत सिंपल है, कैसे करना है अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
यूट्यूब आपकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए अगर आपको कुछ भी सीखना है। किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं। कुछ टॉपिक्स हैं वो लोग बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं उन वीडियो में। 2-3 वीडियो आप देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी कि एग्जैक्टली कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। वहाँ पर आप अपने काम को अपलोड कर सकते हो, वीडियोस, फोटोग्राफ्स। तो जो भी सर्च इंजन में जो लोग सर्च करेंगे, ढूंढेंगे आपको, तो उनको आपका काम भी दिखाई देगा। तो इस प्लेटफॉर्म से आपको ज़्यादा हेल्प हो सकती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो उसके साथ बिजनेस को बढ़ाना, कस्टमर को लाना, स्टूडेंट्स को लाना, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। मैं पहले ही बता देती हूँ, हर कोई मेहंदी की क्लास दे रहा है, हर कोई कुछ ना कुछ ऑफर कर रहा है। मार्केट इस तरह से कट हो रही है कि 10,000 के भी क्लासेस है, 50,000 रुपीज़ के भी क्लासेस है, तो सामने 1,000 रुपीज़ के भी क्लासेस है। अब इन सब में कंपटीशन में जब आप नए हो, आपका कोई भी सीड नहीं है, तो उसमें से प्लांट ग्रो करना चैलेंजिंग है। तो उस हालात में आप ऐसा मत सोचो कि आपको सिर्फ सोशल मीडिया से ही बिजनेस मिल सकता है। शायद शुरुआत आपके आसपास के लोगों से, ऑफलाइन क्लासेस के होना ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि जब अपना काम आप रखते हो, लोग पूछते हैं ऑफलाइन क्लासेस वो घर आके सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये करना चाहते हैं और वो दूर तक नहीं जा पाते, दूसरे लोगों के पास नहीं जा पाते। तो वहाँ पर आपको बिजनेस ग्रो करने की, अपने आप को साबित करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो जब आप काम शुरू करो तो वन ट्रैक माइंड मत रखो कि सोशल मीडिया से ही मेरा ग्रो हो सकता है, यहाँ पर मुझे व्यू मिलेंगे तभी मैं ग्रो कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सोशल मीडिया इज़ नॉट दी ओनली ऑप्शन, इट इज़ वन ऑफ दी ऑप्शन। अगर आप इस तरह से अपने माइंड को ओपन रखोगे तो प्रोग्रेस ज़्यादा हो सकती है। दूसरी बात, अपने आप को किस तरह से पोजीशन करना है। प्राइस के तौर पे भी आप क्या ऑफ़र कर रहे हो, आपके एफर्ट की, हार्ड वर्क की क्या वैल्यू है, वो आपको डिसाइड करनी है। ऐसा ना हो कि आप मार्केट को इतना ब्रेक कर दो कि आगे जाके आपके लिए ही मुश्किल हो जाए। ठीक है। और दूसरी बात, आप इतना भी ज़्यादा चार्ज मत करो कि आपके लिए मार्केट में एंटर होना ही मुश्किल हो जाए। तो आपको अपने आप को वेल प्लेस्ड करना है। और यहाँ पर कई बार सोशल सर्विस हेल्पफुल हो सकती है कि कोई स्कूल में या कहीं पे भी अगर बच्चों को सिखाना है, वर्कशॉप्स लेने हैं, तो इस तरह की कई बार चैरिटी वर्क्स होते हैं, सोशल सर्विसेज होती है, जहाँ पर आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा लेकिन एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा। तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी को एक्सरसाइज कर सकते हो और इस तरह से करने से आपके कॉन्फिडेंस में भी बहुत कुछ हेल्प हो सकती है। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म जो मैंने खुद ने ट्राई किए हैं अपने शुरुआत के दिनों में, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सोशल मीडिया हो गया, बिजनेस को किस तरह से प्रोजेक्ट करना ये हो गया। अब कई बार हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भूल जाते हैं कि क्या सोशल मीडिया ग्रो करेगा तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, बिजनेस ग्रो करेगा तभी हमारा सोशल मीडिया ग्रो करेगा। इट्स लाइक अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप सोचोगे कि मेरे पास ऑडियंस है तभी मैं अपनी प्रोडक्ट बेच सकती हूँ, लेकिन मेरे पास प्रोडक्ट है लेकिन ऑडियंस नहीं है। ये सीन है, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई, ये स्ट्रगल हमेशा यहाँ पर रहती है। मैं मानती हूँ, जैसे मैंने ये शुरुआत की थी, मेरे पास कोई प्रोडक्ट नहीं थी, मेरे पास सिर्फ मेरी कला थी और मेरी कला को शेयर करने का पैशन था और उसी से मैंने शुरुआत की। प्रोडक्ट धीरे धीरे शेप अप होती गई, बनती गई और फिर वो चलने लगी। तो मेरे लिए प्रोडक्ट पहले नहीं आई, पहले मेरा पैशन पहले आया
उसके साथ मेरे ऑडियंस मुझसे जुड़े और बाद में प्रोडक्ट आए। अगर आपके पास भी प्रोडक्ट है तो पहले आप अपने ऑडियंस को बिल्डअप करने की शुरुआत कर दो। अच्छी बात है, अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास कला है, आपके पास आर्ट है, तो वह आप शेयर करना शुरू करो। कई बार मुझे लोग पूछते हैं कि हम रील पोस्ट कर रहे हैं, वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन व्यूज़ नहीं आते, क्या कमी है? मैं आप लोगों को कमी नहीं बता सकती। आपको एज अ ऑडियंस, जैसे मैंने पहले सीन में कहा, आपको एज अ कस्टमर अपने आप को रिप्रेजेंट पहले करना है और देखना है। उसी तरह आपको अपने आप को एज अ ऑडियंस बन के अपने इंस्टाग्राम के जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो उसको देखना है कि अगर आप ऑडियंस हो तो ये कंटेंट आपके लिए कितना वैल्यूएबल है। वैल्यूएबल कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। कोई आपका कंटेंट क्यों देखेगा? कोई आपके कंटेंट के साथ क्यों इंटरेक्ट करेगा? उसमें क्या ऐसी वैल्यू है जो लोगों को प्रोत्साहित करती है आपके कंटेंट को देखने के लिए, उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उन्हें देखने के बाद रिएक्शन देने के लिए, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए? ऐसी क्या खूबी है आपके कंटेंट में? वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जो कंटेंट बना रहे हो, दूसरे हज़ारों लोग वही सेम कंटेंट बना रहे हैं, तो लोग आपका कंटेंट क्यों देखें? क्यों देखें? अगर सेम कंटेंट भी है तो लेकिन उसमें कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों से अलग है, जो आपकी आइडेंटिटी है। वो जो एक्स फैक्टर आप अपने कंटेंट में डालते हो, वही कंटेंट आपके लिए किंग बनता है। क्वीन भी बन सकता है, विनिंग लॉटरी भी बन सकती है। तो इसीलिए कोई भी कंटेंट बस सिर्फ डालो मत, पहले उसको जांचो, परखो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट मत डालो। कंटेंट डालते तो रहो रेगुलरली, लेकिन हर बार आप जब डालो ना तो उसमें कुछ अलग, कुछ एक प्लस होना चाहिए। 100 बार आपने कोई कंटेंट डाला, 100 टाइम्स आपने कंटेंट डाल दिया, आपकी पोस्ट रील्स हो गई, तो वो 101 टाइम की जो आपकी कंटेंट हो ना, वो उसमें कुछ खिंचाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने जब शुरुआत की और वहाँ से आप 101 तक पहुँचे, तो वो जो आपकी जर्नी है, जो लर्निंग प्रोसेस है, वो आपके कंटेंट में दिखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है और आप सेम थिंग सुबह शाम डालते रहते हो, तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं है तो वो वैल्यू नहीं है। तो कंटेंट में वैल्यू को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे कंटेंट को लोग क्यों देखेंगे? मेरा हर एक वीडियो नहीं चलता, कुछ चलते हैं, कुछ नहीं चलता। वो ये भी मेरा एक एनालिसिस है अपने खुद के कंटेंट को लेके कि जब मैं कोई पोस्ट डालती हूँ, रील नहीं, पोस्ट डालती हूँ, कैरोसेल पोस्ट भी हो सकती है और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी उसमें होती है, लेकिन उसको इतने व्यू नहीं आते क्योंकि वो पोस्ट मेरी इंग्लिश में होती है और मेरा ऑडियंस मेजॉरिटी हिंदी स्पीकिंग है। तो वो लोग वो पोस्ट रिलेट नहीं कर पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसीलिए वो उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। मुझे उनसे रिएक्शन नहीं मिलता। जिनको वो पोस्ट समझ में आती है वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज वो मेरा ऑडियंस बेस बहुत कम है और इसीलिए मेरे जो वीडियोस हैं उनको ज़्यादा व्यू आते हैं। मेरे जो वीडियोस हैं, लोग जिन वीडियो से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं उन पे ज़्यादा व्यू आते हैं। ये मेरी एक आइडेंटिटी है, मेरा एक यूएसपी है। जिस तरह से मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ उसी तरह आपको अपना एक आइडेंटिटी क्रिएट करना है। मैं ऐसा नहीं कहती कि जिस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ वही करो, वही आइडेंटिटी है, नहीं। आप मेहंदी की डिज़ाइन भी अगर डालते हो तो उसमें आपका एक एक्स फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सिंपल है और आप ये कर सकते हो, लेकिन
एक बात और भी ध्यान रखो, क्योंकि कई बार मैं ये देख चुकी हूँ कि आप लोग कंज्यूमर की बजाय कंटेंट क्रिएटर बन जा रहे हो, लाइक कंज्यूमर बन रहे हो, और इसी वजह से आप सिर्फ करते जा रहे हो, ये रील देखते हो, वो रील देखते हो, इतना सारा आप सोशल मीडिया कंज्यूम करते हो। फिर जब कंटेंट क्रिएशन की बात आती है तो आप फ्रीज हो जाते हो कि अब क्या बनाए, सबने सब कुछ बना दिया। तो जब आप कंज्यूम भी करो ना, तो माइंडफुलनेस से कंज्यूम करो। आप जब सोशल मीडिया देख भी रहे हो तो वो क्यों देख रहे हो? अपने आप को गिल्टी फील कराने के लिए, अपने आप को कंपेयर करने के लिए, अपने आप को डिसहार्टन फील कराने के लिए देख रहे हो? नहीं, आइडियाज़ के लिए देखोगे, आप लोग जो अच्छा लगे उसका नोट डाउन करने के लिए लिखोगे। तो माइंडफुल सोशल मीडिया सर्फिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जब भी आप कोई भी वीडियो देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेहंदी के, आप किसी और के भी देखते हो तो उसमें से भी आपके आइडियाज़ जनरेट हो सकते हैं। तो सोशल मीडिया आपको कंज्यूम कर रहा है या आप एज अ क्रिएटर उस पर काम कर रहे हो। प्लस इतने भी सोशल मीडिया पर फोकस मत हो जाओ कि आपका जो मेन फोकस आपका काम है वहाँ से आपका फोकस हट जाए और आप क्रिएटर से, आर्टिस्ट क्रिएटर से आप कंटेंट क्रिएटर हो जाओ। तो ये एक बहुत ही फाइन लाइन और डेंजर लाइन है, तो वो क्रॉस मत हो जाना, वरना क्या होगा कि आप कंटेंट क्रिएटर तो बन जाओगे, वहाँ पर तो पॉपुलैरिटी आ जाएगी, लेकिन आपका जो मेन पर्पस है, अपना आर्ट, आपकी सर्विस, आपका प्रोडक्ट, वहाँ से आपका फोकस हट जाएगा, क्योंकि रेवेन्यू तो वहीं से जनरेट होगा। रील या कंटेंट से कोई रेवेन्यू नहीं आने वाला, अनलेस आप सोशल मीडिया के बोनस पार्टनर वगैरह हो तो ये सारे जो डेंजर पॉइंट है उसको ध्यान में रखिएगा। अब कई बार मैं बार बार अपने लिस्ट को देख रही हूँ कि मैं फॉलो तो कर रही हूँ ना, अपने टॉपिक के ऊपर ही हो ना, कहीं बाहर तो नहीं निकल गई। तो जी हाँ, तो ये एक सोशल मीडिया के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपको क्या अचीव करना है, आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं इतने सालों से इस फील्ड के साथ कनेक्टेड हूँ, इतने सालों से मैं इस आर्ट के साथ कनेक्टेड हूँ, और कई बार आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे रील्स को व्यू आते हैं, मेरे वीडियोस लोग पसंद करते हैं, मेरे इतने सारे ऑडियंस है, तो इसीलिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत ही बिजनेस थ्राइविंग है। नहीं, बिजनेस को उसका अपना एक एफर्ट अलग से लगता है, अलग से मेहनत लगती है। मेरे वीडियोस को व्यू आने की वजह से मेरी प्रोडक्ट नहीं सेल होती, दोनों कंबाइंड नहीं होते, क्योंकि मेरे ऑडियंस जो मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं ज़रूरी नहीं वो मेरी प्रोडक्ट को पसंद करें, दोनों अलग चीज़ है। तो अगर आप कोई मेहंदी के वीडियो डालते हो, लोगों को उनसे सीखने को मिलता है, तो उनसे आपका फ़ायदा क्या, सोच कर देखिएगा। आप लोगों के वीडियोस देखते हो, उससे इंस्पायर होते हो, उनके टिप्स एंड ट्रिक्स आप लर्न करते हो, तो उनसे उनका फ़ायदा क्या? उनके वीडियो को तो व्यूज़ मिल गए, उनके सब्सक्राइबर फॉलोवर्स भी बढ़ गए, तो एज अ बिज़नेस उनका फ़ायदा क्या? जी हाँ, अगर वो क्लास चला रहे हैं तो फॉर श्योर उनका फ़ायदा उससे आ सकता है, लेकिन उसके लिए उसको अपने कंटेंट के साथ वो मैजिक डालना पड़ेगा जिनको लोग देखना चाहते हैं। और कई बार सोशल मीडिया का ये है, जो हर एक चीज़ दिखती है वो सच्ची नहीं होती, समझ लीजिए इस बात को। कई बार हमें ऐसा लगता है कि इन लोगों को इतने सारे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, इन लोगों को इतने सारे असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, इन लोगों के साथ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। हर एक दिखने वाली या चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो ये बात भी आप दिमाग में एक क्लैरिटी के साथ रखिएगा, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के साथ
सोशल मीडिया में रहने के लिए, सोशल मीडिया पे अच्छा लगने के लिए हम करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देना चाहूँगी, क्योंकि ये सीन मेरे सामने हुआ था। हम लोग छोटी सी स्टोरी है, लेकिन एक क्लियरली आपको इस बात को समझा देगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल आइलैंड है, वहाँ पर गए थे, फैमिली गेट टुगेदर था, हम लोग वहाँ पर गए थे, बैठे थे, लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे, और वहाँ पर एक हनीमून कपल आया था। तो हनीमून कपल, बीवी उसको फ़ोटो खिंचवाने थे, अच्छे अच्छे सनसेट्स का टाइम था और एम्बियंस अच्छा था और सिंगापुर घूमने आए थे। तो वो उसका पति उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, उसके पिक्चर्स ले रहा था। तो एज अ कपल बीवी का पूरा फोकस था कि उसके पिक्चर्स अच्छे आने चाहिए, हैप्पी आने चाहिए। वो कपल में कुछ लेते रही थी, स्माइल दे रही थी, हैपनिंग हो रही थी, पति कोशिश कर रहा था कि पत्नी खुश रहे। फिर फोटोग्राफ्स लेके पति थोड़ी आगे चला गया और पत्नी अपने फ़ोटोज़ चेक कर रही थी, और उसको लगा कि उसने बिल्कुल अच्छे से फ़ोटो नहीं लिए हैं। पति ने उसकी इतनी एबिलिटी नहीं होगी, अच्छा फोटोग्राफर नहीं होगा, फ़ोटो अच्छे नहीं आए थे, और पत्नी को अपने सोशल मीडिया के लिए वो हैप्पी हैपनिंग फ़ोटोज़ चाहिए थे। तभी जाके उसने अपने पति के साथ इतनी बदतमीज़ी की पब्लिक प्लेस पे, और उन दोनों का झगड़ा हो गया। अब ये एक बैक स्टोरी है जो सोशल मीडिया पर उस पत्नी के फ़ोटोज़ को देख के किसी को पता नहीं लगेगा। फ़ोटो देखने वाले को तो लगेगा कि ये कितना हैप्पी हैपनिंग कपल है, कितना एंजॉय कर रहे हैं एम्बियंस को, लेकिन जो रियलिस्टिक चल रहा था वो कुछ और ही चल रहा था। और ये एक हकीकत है। यहाँ पर मैं क्या अंडरलाइन करने की कोशिश कर रही हूँ वो आप समझिए, कि अगर कोई दिखा रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट सेल हो रही है, बहुत सारे असाइनमेंट हो रहे हैं, होते होंगे, मैं ऐसा नहीं कहती कि नहीं होते, लेकिन हर एक बात को, हर एक चीज़ को 100% सच मानकर अपने आप को सफ़र करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार रियलिटी डिफरेंट भी हो सकती है। मैन पावर कितना लग सकता है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपके रिस्ट्रिक्शंस क्या है, आपके आजू बाजू का जो टोटल सीन क्या है, वो डिफरेंट हो सकता है दूसरे लोगों के साथ। और ऐसा भी नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जो लोग ये पोस्ट कर रहे हैं कि इतना अचीवमेंट उन्होंने किया है, तो ये हमारे लिए एक माइलस्टोन होना चाहिए कि हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर ये लोग ये कर रहे हैं तो हमें उस डायरेक्शन में काम करना है। उन लोगों ने वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या स्टेप्स लिए, तो हम जब उनको फॉलो करते हैं तो वो स्टेप को हम स्टडी कर सकते हैं कि उन लोगों ने अपने काम पे फोकस किया, अपने काम को इम्प्रूव किया, अपने बिजनेस पर फोकस किया, अपने बिजनेस को इम्प्रूव किया। तो वो हम अपने आप के लिए कर सकते हैं, डिसहार्टन, एंक्सियस, गिल्टी, सैड वगैरह नेगेटिव एनर्जी को डेवलप किए बिना। कई बार हम देखते हैं कि दो शॉप्स बाजू बाजू में होती है, सिमिलर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, फिर भी एक शॉप बहुत अच्छे से चल रही है, दूसरी शॉप नहीं चल रही है। रेस्टोरेंट्स के साथ तो हमने बहुत बार देखा है। तो क्या हम ये जज करेंगे कि जिनकी चल रही है वो बहुत लकी है इसलिए चल रही है? नहीं, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये होना चाहिए कि अगर ये चल रहा है तो क्यों चल रहा है। कोई भी चीज़, कोई भी बिजनेस प्रोग्रेस करने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट उसके पिलर्स होते हैं। एक तो होता है उसका बिजनेस जो होता है, प्रोडक्ट, कंटेंट, आप जो भी बोल दो, उसकी क्वालिटी डज मैटर। दूसरा होता है कॉस्ट, कि उसका कॉस्ट क्या है, और तीसरा उसका होता है कस्टमर सर्विस। इन 3 पिलर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि शुरुआत होती है 2 एंट्री पॉइंट से, आपका कंटेंट यानी कि प्रोडक्ट और कॉस्ट से। कोई भी आपको एज ए बिजनेस अप्रोच करता,
कोई भी आपको एज अ बिजनेस अप्रोच करता है तो सबसे पहले वो देखता है आपके प्रोडक्ट को कि उसकी क्वालिटी क्या है। आप मेहंदी आर्ट में हो तो आपके मेहंदी के काम को देखता है, फिर उस काम के लिए लगने वाले दाम को देखता है कि ये प्राइस रेंज में आता है। फिर वो बाहर जाके उस काम और दाम को कंपेयर करता है और जो उनके बजट में फिट होता है वो उनको बिजनेस देता है। तो ये दो, काम और दाम, एंट्री पॉइंट हो सकती है। लेकिन कस्टमर केयर सर्विस, कस्टमर को आप क्या सर्विस देते हो ना, वो एग्जिट पॉइंट हो सकता है। क्योंकि दाम और काम से पहली बार आपको काम मिल सकता है, लेकिन अगर आपने प्रॉपर कस्टमर केयर नहीं दिया तो वो कस्टमर, चाहे आपका काम अच्छा हो चाहे आपका दाम कम हो, वो नहीं आएगा। क्योंकि सर्विस डज मैटर। आप अपने कस्टमर को किस तरह से फील करवाते हो। तो इसीलिए कोई भी कस्टमर आपको अप्रोच करता है तो उनको वो फील देनी चाहिए, ऑथेंटिसिटी, वार्मनेस, क्लैरिटी, जो आप कस्टमर को एक्सपीरियंस करवाते हो उससे कस्टमर कन्वर्ट होते हैं। फिर ड्यूरिंग द असाइनमेंट, ड्यूरिंग द प्रोडक्ट अगर वो बाय करते हैं तो वो पूरा जो एक प्रोसेस होता है वो आप कस्टमर को कितना इम्पोर्टेंस देते हो, उनकी क्वेरीज को किस तरह से हैंडल्स करते हो, उनकी कंप्लेंट को आप किस तरह से हैंडल करते हो, कोई भी गड़बड़ होती है तो वो आप किस तरह से हैंडल करते हो, वो आपके कस्टमर को लॉयल कस्टमर के तौर पे कन्वर्ट करता है। सिंपल बात है। हमने बेसिक मेहंदी के क्लास शुरू किए, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव। बहुत लोगों ने पूछा क्यों इतना, क्योंकि हम जिस तरह से सिखाते हैं कोई इस तरह से मेहंदी की क्लास नहीं ले रहा था। आज हम रिकॉर्डेड वीडियो से सिखाते थे, हमारे स्टूडेंट्स को मटेरियल दिया जाता था, लेकिन उसके साथ उनको मिलता था मेरा पर्सनल अटेंशन। ये है उनका बेनिफिट। क्योंकि हम इन पर्सन क्लास पे जाते हैं, ऑनलाइन जो लाइव सेशन होते हैं वहाँ पर जाते हैं, टीचर एक्सप्लेन कर देते हैं, डेमो कर देते हैं, आप प्रैक्टिस करते हो, उनको दिखाते हो, वो थोड़ा सा इधर उधर करते हैं और जैसे ही क्लास ख़त्म हुआ आप कहीं और, टीचर कहीं और। लेकिन हमारे क्लास में ये अप्रोच नहीं होता। हमारा स्टूडेंट जब भी चाहे हमें कांटेक्ट करके उनकी प्रॉब्लम्स हमें पूछते हैं तो हम उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फ्रीडम है, वो अपने फ्री टाइम में क्लासेस लर्न करते हैं और इसीलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने के बावजूद हमने लॉयल स्टूडेंट्स अर्न किए। कॉस्ट की वजह से नहीं, सिर्फ जो हमने हमारे स्टूडेंट्स को फील करवाया उसकी वजह से। हमारा जो सेटअप है वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि रिकॉर्डिंग क्लास से कैसे मेहंदी सीखी जाती है और इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं भी आए। लेकिन जिन्होंने एक बार हमारे क्लास को ज्वाइन किया उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चाहा कि वो हमारे पास ही सीखें। हमने हमारे बेसिक क्लास को इसलिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव रखा क्योंकि ये बार मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि मेरा मानना है कि बेसिक फाउंडेशन हर एक को सीखने के लिए मिलना चाहिए। एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया फिर एडवांस आप कहीं से भी सीख सकते हो। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने बेसिक क्लास को हर कोई अटेंड कर पाए, हर कोई सीख पाए, हमने उसका चार्जेस बहुत कम रखा, कॉस्ट इफ़ेक्टिव रखा। दाम थे, क्वालिटी थी और तीसरा हमारे स्टूडेंट को हम जो फील करवाते हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट था। तो इसीलिए जो भी हमारे बेसिक के स्टूडेंट थे वो हमारे एडवांस क्लास को भी ज्वाइन किए और आज भी हमारा कोई भी क्लास होता है तो वो लोग हमें अप्रोच करते हैं क्योंकि उनको वो क्लास ज्वाइन करना होता है, क्योंकि उनको मालूम है कि हम जो डिलीवर करेंगे वो डेफिनेटली उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप सर्विस में हो, प्रोडक्ट आपकी हो या आप टीचिंग में हो, कोई भी आपका फील्ड हो एज अ बिजनेस, ये तीन चीज़ों को अगर आप वर्कआउट करोगे, उस पर काम करोगे, आई रिपीट माई सेल्फ, कॉस्ट, क्वालिटी एंड कस्टमर केयर,
तो फिर इस बिज़नेस में यहाँ पर आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि अगर आपका कस्टमर एक बार लॉयल हो गया ना, तो वो आपके लिए जो एडवर्टाइजमेंट करेगा वो किसी भी रील के मिलियन व्यू से आपको ज़्यादा बिजनेस दिलवा सकता है। किसी भी रील का मिलियन व्यू आपको इतना बिजनेस नहीं दे सकता। कई बार हम कितनी रील को देखते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं होता कि इसको क्रिएट किसने किया है, क्योंकि वो हम नाम पढ़ते भी नहीं। हम सिर्फ वीडियो देख के खुश हो जाते हैं, रिलेट करते हैं, रिएक्शन देते हैं, लेकिन कंटेंट क्रिएटर का नाम तक हम याद नहीं रखते। ये सीन है सोशल मीडिया का। तो ऐसे सीन में आपका नाम पढ़े, आपका काम बोले, तो आपको कस्टमर्स को, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को A1 करना पड़ेगा। कि जब भी आपके कस्टमर्स को कोई पूछे रेफरेंस के लिए कि किसका काम अच्छा है, किनको हमें अप्रोच करना चाहिए, तो आपके कस्टमर वो कॉन्फिडेंटली आपका नाम दे कि आंख बंद करके आप इनको बिजनेस दीजिए। अब सारे सीन में हम कई बार देखते हैं कि बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए इंस्पायरिंग होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर इवेंट मैनेजमेंट जो होती है, ज़्यादातर सर्विस बिजनेस में इवेंट मैनेजर जो होते हैं, उनके साथ जो आपका रिलेशन होता है, उनके साथ आपका कोलैबोरेशन होता है, वहाँ पर भी आपके बेनिफिट्स होते हैं। तो इसीलिए सिर्फ सोशल मीडिया से बिजनेस नहीं मिलते। बिजनेस मिलने के लिए बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म है, और शुरुआत होती है आपके आसपास के लोगों से। क्योंकि मेहंदी का बिजनेस, स्पेशली सर्विस बिजनेस, ऐसा है कि आपके कस्टमर आपके आसपास ही होते हैं। ऑनलाइन ओवरसीज बहुत कम आपको वो अप्रोच होता है, क्योंकि ट्रैवलिंग चार्ज एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत ज़्यादा कुछ लगता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमें आसपास से लोग मिल जाए। करवा चौथ दिस वीकेंड है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए अपने बिजनेस को स्प्रेड आउट करने के लिए, क्योंकि मेहंदी आर्टिस्ट की कमी हो जाती है करवा चौथ के दौरान। तो जो भी आपको असाइनमेंट मिले, ले लीजिए और अपना मोर देन 100% आप उसमें दे दीजिए। क्योंकि अगर आपका काम उन लोगों को पसंद आया, तो फिर देखना ही क्या है, पूरा साल आपको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। कहाँ से? सोशल मीडिया से नहीं, आपके आसपास के लोगों से। क्योंकि आप ही सोचो, आपने कोई अच्छा ड्रेस पहना है, टेलर ने बहुत अच्छे से सिया है, और कोई आपको पूछने आता है कि भाई मैं टेलर ढूंढ रहा हूँ, अच्छा सा टेलर कोई हो तो बता दो। तो आपने जो एक्सपीरियंस किया है, आप जिनसे आपने अपने कपड़े सिलवाते हो, और इमीडिएटली आप उनका नाम रिफ़र करोगे, रिस्क नहीं लोगे। और आपने अगर रिफ़र किया है तो वो लोग भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि उन लोगों ने आपके कपड़ों को देखा है कि कितने खूबसूरत से होते हैं, कितने अच्छे से वो सिए गए हैं, तो वो कॉन्फिडेंस आता है। तो इसीलिए मेहंदी का बिजनेस ही यही है। ये हमारी सोच है कि अगर हम सोशल मीडिया पे पॉपुलर होंगे तभी हमारा बिजनेस ग्रो करेगा। नहीं, ये बात मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत सारे मेहंदी आर्टिस्ट को जानती हूँ जो लोग सोशल मीडिया पर है ही नहीं। अगर है तो इतने एक्टिव भी नहीं है, फिर भी वो लोग बहुत बिजी मेहंदी आर्टिस्ट हैं। सिंपल थिंग है, अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करो, वहाँ से पहले कस्टमर ढूंढो। कस्टमर ढूंढोगे, आपका काम शुरू होगा, वहाँ से आप कंटेंट क्रिएट करने लगोगे, क्योंकि आपके पास फोटोग्राफ्स होंगे जो आप काम कर रहे हो, वो आप सोशल मीडिया पे डालोगे, और वो भी ऐसा कि जो प्रेजेंटेबल हो। अब कंटेंट को प्रेजेंटेबल कैसे बनानी है, वो मैंने ऑनलाइन, आपका जो मेरा कोर्स है कि किस तरह से ऑनलाइन कोर्सेज देने हैं, वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वहाँ पर एक्चुअली मैंने मटेरियल किस तरह से बनाना है वो एक्सप्लेन किया है, लेकिन साथ में वही सेम टेक्निक कंटेंट को कैसे प्रेजेंटेबल करना है वो भी आप वहाँ से सीख सकते हो। तो वो मेरा क्लास आपको सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए नहीं,
लेकिन कंटेंट को क्रिएट करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो डेफिनेटली आपका कंटेंट प्रेजेंटेबल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि लोगों को उसके साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आए। अगर आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो उनको जाके देखें तो उनको लगे कि हाँ हमें यही चाहिए और हमें यहीं पे नज़दीक में मिल रहा है, तो वाई नॉट, हम इनके साथ ही आगे जाएंगे, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगा। फिर आप अपने कस्टमर को किस तरह से फील करवाते हो, ये एक प्रोसेस है, शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज आप शुरू करोगे, 2-4 लोगों को मेहंदी लगाओगे और 2-3 महीने में आप इतने बिजी हो जाओगे कि सोशल मीडिया पे दिखेगा कि आप कितना घूम रहे हो अपने असाइनमेंट के लिए। ऐसा नहीं होता, ये एक प्रोसेस होती है। आप अभी जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस और आर्टिस्ट को देख रहे हो वो कितने सालों से काम कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, अपने काम को अपग्रेड करने के लिए भी वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो क्लासेस खुद करते हैं, लर्न करते हैं, अपग्रेड करते हैं अपनी स्किल्स को, फिर वो डिलीवर करते हैं प्रैक्टिस के बाद। खुद मैं इतने सालों से मेहंदी कर रही हूँ, फिर भी मैं हर एक स्टेप पे देखती हूँ कि अब मुझे क्या सीखना चाहिए और उसी हिसाब से मैं अपने क्लासेस लेती हूँ, लर्न करती हूँ। रिसेंटली अभी मैंने यश जोशी के क्लासेस लिए। मैंने यश जी को कहा भी कि मैं जो भी सीख रही हूँ मैं जानती हूँ 110% यहाँ पर मेरे देश में मैं किसी को ये नहीं लगाने वाली, कोई भी कस्टमर के ऊपर मैं ये नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि इतने सालों से मेहंदी कर रही हूँ। यहाँ पर बेसिक फिगर ड्राइंग मांगने वाले भी बहुत कम है, ये यहाँ का सीन है। फिर भी मैं सीखती हूँ क्योंकि मुझे टेक्निक सीखने में इंटरेस्ट है, कैसे किया जाता है, और वो टेक्निक मैं कहीं और अप्लाई कर सकती हूँ, अपने कई और एलिमेंट को इम्प्रूव करने के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, या तो फिर आगे अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए अप्लाई कर सकती हूँ। तो अपनी स्किल को जहाँ पर इम्प्रूव करना होता है ना, आपकी स्किल अगर आप क्लासेस देना चाहते हो तो ये आपकी प्रोडक्ट है, आपको उसको परफेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस बिजनेस में हो तब भी आपको अपनी स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप में वो एक्स फैक्टर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में वो एक्स फैक्टर नहीं है तो कोई आपके पास क्यों आएगा? मैं बार बार इस बात के ऊपर भार दे रही हूँ। जब भी आप ये सोचो कि बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर शेयर की है। अगर आप सोच रहे हो कि सोशल मीडिया को किस तरह से ग्रो करना है, सोशल मीडिया पे किस तरह से काम करना है, सोशल मीडिया से बिजनेस को कैसे ग्रो करना है, तो सोशल मीडिया के कुछ बेसिक रूल्स हैं। राइट बिगिनिंग इन राइट डायरेक्शन कैन टेक यू लॉन्ग वे। जी हाँ, मैंने सोशल मीडिया स्टार्ट किया किसी भी रूल को जाने बिना। मुझे कुछ नहीं आता था सोशल मीडिया के बारे में। जो भी कुछ मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस के साथ मैंने सीखा है, और बहुत जल्दी मैं इसके ऊपर एक वर्कशॉप करने जा रही हूँ। लाइव वर्कशॉप होगा जहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर पहले तो 101 लाइक सोशल मीडिया 101 किस तरह से राइट बिगिनिंग करनी है वो मैं सिखाने जा रही हूँ। और ये वर्कशॉप पेड वर्कशॉप होगा, डेफिनेटली कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इनसे बेनिफिट ले सकते हैं। कॉस्ट हमें डालनी पड़ेगी क्योंकि अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पे ये वर्कशॉप वेबिनार अटेंड कर रहे हैं उसका कॉस्ट बहुत हाई है, तो उसको कवर करने के लिए मुझे एटलीस्ट बेसिक कॉस्ट इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। तो फॉर श्योर बहुत जल्दी ये वर्कशॉप आ रही है जो आपको सोशल मीडिया के ऊपर राइट वे बिगिनिंग कैसे करनी है वो आपको एक्सप्लेन करेगी। बहुत सारे हमारे जो बिगिनर्स हैं, बहुत सारे हमारे जो नॉन सो टेक सेवी ऑडियंस है, उनको इन वर्कशॉप से बहुत हेल्प हो सकती है, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रेजेंटेबल नहीं बनाती। बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन इस वर्कशॉप के ज़रिए आपको बहुत डिटेल में अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह से आपको अपने सोशल मीडिया को
पूरा लेआउट करना है, किस तरह से यहाँ पर शुरुआत करनी है, कौन से टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स मैं यूज़ करती हूँ सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए। तो ये सारी बात उस वर्कशॉप में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि इस टॉपिक पे मैं स्प्रिंग फ्लिंग में भी बात कर चुकी हूँ, बहुत डिटेल में मैं वर्कशॉप दे चुकी हूँ। वहाँ पर जितने हमारे स्टूडेंट थे उनको उनसे बहुत हेल्प हुई है। इस टॉपिक पर मैं अभी जब इंडिया गई थी तो मैंने हरिन सर के स्टूडेंट्स के साथ, सोना मिस्त्री जी के स्टूडेंट्स के साथ, किंजल जी के स्टूडेंट्स के साथ जब मेरा इंटरेक्शन हुआ तो उनके साथ भी बहुत ब्रीफली इस टॉपिक के ऊपर मैंने बात की है। और उन सब से बात करते वक्त मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि एक्चुअली सोशल मीडिया को राइट वे शुरुआत कैसे करनी है वो ही बहुत लोगों को नहीं मालूम है, और इसीलिए उनके ग्रोथ में प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है जो उनकी लाइफ को आसान कर सकती है सोशल मीडिया के ऊपर। तो राइट वे इन राइट डायरेक्शन, सोशल मीडिया को किस तरह से हमें शुरुआत करनी है, प्रेजेंटेबल बनाना है, वो हम लाइव सेशन वर्कशॉप करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी मैं उसकी डेट्स और डिटेल्स अनाउंस करूंगी, और फॉर श्योर ये हमारे वेबसाइट के ऊपर, यही प्लेटफॉर्म के ऊपर कंडक्ट होगी। तो आई होप पूरा 1 घंटा मैंने जो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की है वो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। जो भी आपने सीखा है इस वेबिनार के दौरान, इस्तेमाल कीजिए, अपनी प्रोसेस में डालिए, और फिर आप देखिए आपको किस तरह से हेल्पफुल होती है। अगर आपने इससे कुछ भी सीखा है तो दूसरों लोगों के साथ शेयर कीजिएगा कि हमारे वेबिनार आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, स्टोरी के ज़रिए या किसी भी ज़रिए। आप यहाँ पर रिव्यू भी डाल सकते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर, ताकि जो कोई भी आए तो उनको ये आइडिया हो। अगर हम सीख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप अपने रिव्यूज़ देते हैं, आप अपनी फीडबैक्स देते हैं, तो दूसरों को भी ये हेल्पफुल होते हैं। एक दूसरों के साथ हेल्प करने से हाथ मिलाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैंने कई बार देखा है हम रिव्यू लेने में बहुत कंजूसी कर जाते हैं। हम कहते हैं ठीक है हमारा काम हो गया, हमने सीख लिया, रिव्यू देने की ज़रूरत नहीं। इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि कई बार डिसीज़न लेने में दूसरों को ये हेल्प करती है। तो अगर आपको इससे हेल्प हुई है तो आपको रिव्यूज़ ज़रूर लिखने चाहिए, सोशल मीडिया पर उसके बारे में बात करनी चाहिए। अगर आप दूसरों के ऊपर रिव्यू नहीं लिखेंगे, अगर आप दूसरों के सर्विसेज को अप्रिशिएट नहीं करोगे, अगर आप दूसरों की जो सर्विसेज से आपको हेल्प हुई है उसके बारे में बात नहीं करोगे, तो कल जाके दूसरे लोग आपकी सर्विस, आपके प्रोडक्ट के बारे में क्यों बात करने लगे। रिव्यूज़ अर्न्स कस्टमर्स, राइट? और रिव्यूज़ कैन हेल्प दोज हु नीड्स दोज सर्विसेज। तो स्प्रेड द वर्ड।